classes. So today I am going to teach you the rest of the questions of exercise 3.2 for class 10. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप शायद ना जानते हो. अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन कैसा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो दो पार्ट है सेम वैसा ही क्वेश्चन है. वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है. तो आपको शब्दों को, कहानी को पढ़ना है और फिर समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है. और अगर मोटी मोटी मैं बात करूं, क्या ये क्वेश्चन आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल या जो हमने क्लास 8 या क्लास 9 में जो और 2 वेरिएबल करके पढ़ा हुआ था, तो क्या उससे कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं. आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें लेंथ का रिलेशन दिया हुआ है विड्थ से दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप वहां से भी कर सकते हैं. लेकिन हमें उस तरह से नहीं करना है. हमें करना किससे? लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स. तो हमें 2 वेरिएबल्स दिखाने पड़ेंगे और 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, फिर उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा. जनरली ये जो एक्सरसाइज है वो पूरी ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करनी, तो हमें ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन जब मैं डिस्कस कर दूंगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी एक्सरसाइज 3.3 में, तब मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकली करो. क्योंकि ग्राफिकली करने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत से मिसकॉन्सेप्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आंसर नहीं आता है. एग्जैक्ट आंसर आने की थोड़ी बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है. बहुत एग्जैक्ट आंसर चाहिए हो तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर ग्राफ होना चाहिए. अदरवाइज आप ऐसे मार्किंग करके बहुत कम पॉसिबल है कि आप सही आंसर निकाल पाए. तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूं. हाँ, जब तक इंसिस्ट ना किया जाए क्वेश्चन के नहीं आपको ये सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, तब तक. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो पढ़ते हैं. देखते क्या लिखा हुआ है. तो लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन. अब जरा मुझे कोई रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर पहले बता दे कि पेरीमीटर क्या होता है. 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर थोड़ा सा इसको याद रखना, ये कोई नई चीज नहीं है. ये क्लास 7 से आप पढ़ते चले आ रहे हो. अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर आपके साथ क्लास 3 या 4 से देखा होगा. ठीक है. Whose length is 4 मीटर than its width. अब देखिए अभी कहानी इतनी मत समझिए. क्या लिखा हुआ है? मेरे पास लेंथ है, मेरे पास विड्थ है, मेरे 2 वेरिएबल मुझे मिल गए. तो मैं पहले क्या करूंगा कि लेट द लेंथ इज x. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आप लिख दीजिए. लेंथ इज x एंड द विड्थ इज y. विड्थ क्या है हमारी? y है. ठीक है, पक्का. अब जरा क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. एक रेक्टेंगुलर गार्डन की हाफ पेरीमीटर. हाफ पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा. तो मुझे हाफ पेरीमीटर मेरी क्या हो जाएगी? मैं अगर हाफ पेरीमीटर की बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा? वो L प्लस बी हो जाएगा. लेंथ प्लस ब्रेथ. इस बात से आप बिल्कुल अच्छी तरह से पता है आपको. प्लीज थोड़ा सा देख के चलिए. फिर लिखा हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ. यानी कि जो लेंथ है वो विड्थ से बड़ी है. कितनी बड़ी है? 4 मीटर बड़ी है. अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाइए. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथ बड़ी है. किससे? विड्थ से. कितना बड़ी है? 4 मीटर. ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 4. अब लेंथ आपने क्या लेट किया था? x लेट किया था. विड्थ आपकी y थी, तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू y प्लस 4. थोड़ा और से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कुछ ये मिल जाएगा. ये आपकी क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 1. पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं. वेरी गुड. चलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन दे रहा हूं. चलिए अब देखिए क्या लिखा था. 4 मीटर मोर देन द इट्स विड्थ इज 36 मीटर. अब ये 36 मीटर क्या है? ये 36 मीटर क्या है आपका? ये 36 मीटर हाफ पेरीमीटर है. ये क्या है? हाफ पेरीमीटर. मतलब पेरीमीटर का जो आधा है वो क्या है? 36 सेंटीमीटर है. तो भैया पेरीमीटर जो था, हाफ पेरीमीटर जो था आपका, अगर मैं बात करूं तो आपने अभी क्या निकाला था? वो क्या होता है बेटा? लेंथ प्लस ब्रेथ होता है. लेंथ क्या? लेंथ प्लस ब्रेथ होता है. हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन. ये अपने हिसाब से लिख लीजिएगा. ठीक है. अब लेंथ आपने x लेट की थी, विड्थ आपने y लेट की थी. अच्छा, ये दिया कितना है? हाफ पेरीमीटर. कितना की मैंने? 36 की मैंने. तो ये क्या हो गया? 36 हो गया. अब आपके पास देखिए 2 इक्वेशन हो गई. x प्लस y माइनस 36 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है.
आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, ठीक है। अब चलिए इसे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला गया है, क्योंकि अब बाकी और तो कुछ एक्सरसाइज में है नहीं, अभी तक हमने 3.3 नहीं पढ़ी है ना, हमने अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना, हमने कोई और मेथड पढ़ा, तो हमें ग्राफिकली करना पड़ेगा। चलिए ग्राफिकली करते हैं, तब तक आप ये नोट कीजिए। तो मैंने इधर x और y एक्सिस अपनी ड्रॉ कर ली है और दोनों इक्वेशंस लिखी है, बॉक्सेस वगैरह बना लिए हैं, और इधर x एक्सिस पे हमारी लेंथ है, y एक्सिस पे हमारी क्या है, विड्थ है, जैसा कि हमने पहले लेट किया था, और इंटरवल्स पे ड्रॉ कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। हमें वैल्यूज पुट करके चेक करना है कि यहाँ के पॉइंट्स क्या होंगे, कि आप x की वैल्यू कुछ रखिए, y कुछ मिलेगा, y की वैल्यू कुछ रखिए, x कुछ मिलेगा। ये बहुत बेसिक चीज है। चलिए चलते हैं, मैं y की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देता हूं, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 4 रख देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4, तो -4 क्या हो जाएगा, -8। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 16 पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, -16 -4 -20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। चलिए अब सिमिलरली मैं इधर देखता हूं, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 12 लिखता हूं, क्या लिखता हूं यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा -36 + 12 प्लस का 12 है, तो क्या मिल जाएगा, -24 इधर हो जाएगा, x -24, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। चलिए ठीक है। सिमिलरली मैं देखता हूं कि अगर मैं y की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ाऊं, 16 अगर रख दूं, तो मुझे x क्या मिलने लगता है, 20 मिलने लगता है। यहाँ पे पुट करके देखिए, 16 रखेंगे प्लस का 16 -36, तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। x -20 = 0, दैट मींस x = 20। क्लियर, ठीक है। फिर मैं कहता हूं चलो अच्छा ठीक है, x की वैल्यू हो गई, सॉरी y की वैल्यू मैं 20 रख देता हूं, 4 और बढ़ाता हूं, तो अगर मैं y की वैल्यू 20 रखूंगा तो x क्या मेरा आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x मेरा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए मेरे इसके पास इसके 3 पॉइंट्स हैं, इसके 3 पॉइंट्स हैं, मुझे यहां लोकेट करने हैं। तो चलिए मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 के करता हूं कि कैसे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए ह्यूमिडिटी है। तो देखिए क्या करेंगे, करना क्या है, 8,4 की बात हो रही है, तो 8 पॉइंट इधर एक्सिस पे ये रहा, y एक्सिस से 4 ये रहा, तो कोऑर्डिनेट मेरा कहीं ये हो गया, ठीक है। इसके आप कोऑर्डिनेट चाहें तो आप लिख सकते हैं 8,4, ठीक है। दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो प्लीज मुझे बताएंगे, ठीक है। फिर क्या है, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,0, दैट मींस ये वाला कोऑर्डिनेट है, कौन सा है, ये। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिख ही रहे हैं, 4,0 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 20,16, तो x एक्सिस में 20, y एक्सिस में 16, तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं 20,16, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये काफी हद तक स्ट्रेट लाइन होगी, अभी इधर नहीं बन पा रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ा सा कर्व जैसे बन गई, ठीक है, स्केल ना होने की वजह से। चलिए ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, वेरी गुड। अब चलिए चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं कि उनके क्या पॉइंट्स होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो मिलता है वो लिखा 24,12, तो 24 एक्सिस पे ये हो गया, 12 कहीं ये हो गया, तो पॉइंट हमारा कहीं यहां हो जाएगा, ये हो गया। सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारा है 20,16, तो 20,6 को थोड़ा सा इधर लिख लें, अगर 24,12 को 20,16 हमारा ये पॉइंट हो गया, सेम जो वो वाला पॉइंट था। फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट है हमने जो दिखाया है वो हमारा 16, क्या लिखा हुआ है 20, 16,20, तो ये और कहीं पॉइंट ये हो गया इधर, तो हमने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इधर एक्सटेंड कर दिया। ये तो ये कहीं 36 पे आ रहा होगा, हाँ ये 36 पे एक्सिस कट रही होगी इधर। अब ये देखिए, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, अभी आपने निकाले थे, ये लिख लीजिए 24,12। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या, 16,20, इसके ऑलरेडी। अब देखिए ये ब्लू लाइन है और ये आपकी ब्लैक लाइन है, ठीक है। एक ब्लू स्ट्रेट लाइन है, ब्लैक स्ट्रेट लाइन है, किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 20,16 पे कट कर रहे हैं, ठीक है। कहां कट कर रहे हैं, 20,16 पे।
तो देखिए जहां कट कर रहे हैं वही क्या होंगे, हमारे आंसर्स होंगे। तो देखिए 20,16, दैट मीन्स x पे कितना है 20 है, y पे कितना है 16। ठीक है, तो हमने x क्या ले किया था, x हमारी क्या थी, लेंथ थी, तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। इसी तरह हमारी विड्थ क्या हो जाएगी 16 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 16 मीटर हो जाएगी। क्लियर है, पक्का, एनी डाउट? मुझे नहीं लगता होना चाहिए फिलहाल अभी कोई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हो सकता है आपके पॉइंट्स कुछ अलग हो, मेरे पॉइंट्स कुछ अलग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मैं पॉइंट्स लिखूं वही सही हो। हाँ, बस ये एक चीज जो सही होनी चाहिए, जो हमारी और आपकी दोनों की मैच है, हम सब की मैच है, वो क्या, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए भैया। तुम्हारा मन करे तुम यहां इधर कहीं कोऑर्डिनेट ले लो, उनके 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहीं इधर ले लो, उधर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहीं और ले लो, लेकिन जब वो लाइन इंटरसेक्ट करें तो प्लीज उनका जो पॉइंट हो वो एग्जैक्टली यही हो 20,16। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब ये एक इक्वेशन दी हुई, ठीक है, हमको ये इक्वेशन दी हुई है। फिर क्या बोलता है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स को लेके आपको एक और अनदर इक्वेशन लिखनी है जिसके 2 वेरिएबल्स हो। ये बात क्लियर करके चलिए पहले तो। Such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines। तो क्या हो, जो ऐसी पेयर ऑफ आपको बनानी है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की, जो लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। ज्योमेट्रिकली जब रिप्रेजेंट करें तो वो कैसी दिखे आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन दिखे। तो देखो एक बहुत छोटी सी बात मुझे बताओ, जो मैंने अभी लास्ट टू लास्ट वीडियोस में बताई है, प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके देखिए थोड़ा सा, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशंस क्या हुआ करती थी। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशंस हुआ करती थी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर यहां तो a1 और b1 a2 b2 तो है नहीं। तो देखिए पहले थोड़ा सा देखिए, a1 b1 आपको बिल्कुल कंफर्मली दिए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं दिए हैं। a1 और b1 जो है वो आपको बिल्कुल दिए हुए हैं। कहां दिए हुए हैं, ये आपकी लिखी है इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये लिखी हुई है। अगर आप इसको कंपेयर करने जाते हो अपनी जनरल फॉर्म वाली से, कौन सी, इस वाली से, तो देखो आपको मिल जाएंगे यहां से a1 b1 और c1। a1 आपको देखो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, b1 आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और c1 आपको माइनस 8 मिलेगा। तब a1 2 b1 3 एंड c1 इज योर माइनस। क्लियर, पक्का। अब आपकी एक दिक्कत खत्म हो गई कि चलो ठीक है मेरे पास a1 b1 तो है, लेकिन आपके पास a2 b2 नहीं है। वही तुम्हें पता करने है, वही तुम्हें बनाने। अब एक बात थोड़ी सी याद रखना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि जो मेरे a2 b2 होंगे वही तुम्हारे होने चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। बस जरूरी क्या है, इस कंडीशन को आप फॉलो करें बस। A2 क्या है B2 क्या है ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। A2 B2 आपके कुछ भी हो सकते हैं, C2 कुछ भी हो सकता है, मेरे आंसर से अलग हो सकता है, लेकिन हाँ कंडीशन बस ये मैच करे कि नहीं, हम जो भी अनदर, देखो उसमें लिखा हुआ है कि अनदर लीनियर इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी 2 वेरिएबल्स की। तो जो आप बनाने जा रहे हैं खुद से एज्यूम करके, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। बस कंडीशन ये है ये ना फॉलो हो जाए कहीं आप, मतलब इक्वल टू ना हो जाए, मतलब जो भी कुछ लाना है मुझे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाला टाइप लाना है, ऐसा हमें कुछ करना है। लेट मी समझ लो आपकी a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर ना हो जाए। अब देखिए उससे बचने के लिए क्या किया जाएगा, उससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप a2 समझो, क्या 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 देने जा रहे हो, कुछ भी समझ लो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे मेरा मन था तो मैंने a2 को क्या कर दिया, मैंने a2 4 ले लिया, ठीक है। अब मैंने जैसे a2 4 लिया तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अगर मैं a1 अपॉन a2 करता हूं तो मुझे 2/4 मिलता है। अगर मैं a1 अपॉन a2 करता हूं
तो मुझे 2/4 दैट मीन्स 1/2 हो गया। ठीक है, पक्का। अब एक चीज क्लियर हो गई कि B1 अगर हमारा 3 है तो हम B2 6 नहीं ले सकते। B2 6 नहीं होगा। B2 6 को छोड़ के बाकी कुछ भी ले लो आप। ठीक है, अब B2 6 क्यों नहीं होगा? अगर मैंने B2 यहां 6 लिख दिया, क्या B2 अगर मैंने यहां 6 लिख दिया तो देखो, अगर मैं B2 6 लिख देता हूं तो दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, ये 3/6 हो रहा है। ठीक है, 3/6 का सिंपल सा मतलब है ये क्या हो रहा है, 1/2। दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा। क्या वो हम चाहते हैं? वो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमें क्या चाहिए? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 चाहिए। दैट मीन्स कि B2 आपका अभी यहां पे 6 नहीं हो सकता। तो B2 अगर 6 नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं? 6 को छोड़ के आप कुछ भी ले लो। तो भैया B2 हमारा आपने क्या कर लिया? हमने 5 ले लिया। ठीक है, B2 हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया। अब देखिए, चाहे तो आप A1/A2 का रेशियो चेक करेंगे तो देखिए 1/2 मिल रहा है, और B1/B2 को अगर आप रेशियो चेक मतलब B1/B2 देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3/5 मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 3/5 मिल जाएगा। अब इतनी समझ सबको है कि अगर 1/2 को आप थोड़ा सा डेसिमल फॉर्म में ले जाओ तो 0.5 होता है। ठीक है, अब 3/5 को डेसिमल फॉर्म में ले जाओ तो आपको 0.6 मिलेगा। तो कहीं से भी 0.5 0.6 के बराबर नहीं है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हमारे A2 ये होगा, B2 ये होगा, C2 में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ भी हो, अगर C2 बराबर भी हो जाएगा तो वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब मेरी फर्स्ट कंडीशन यही सॉल्व हो गई। तो ठीक है, तो मैं C2 में अपने हिसाब से कुछ भी -9 लिख कर लेता हूं। ये सब कुछ जो है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यही आंसर होगा। पहली बात क्लियर कर लीजिए, मैं पहले बता रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं होगा कि मैंने जो बोल दिया वही आंसर होगा, आपका आंसर अलग हो। बस कंडीशन ये फॉलो हो कि ये A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, बस। ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है, आपकी परेशानी के लिए मैं दूर कर दूं कि B और C पार्ट फिर आपसे खुद होने, मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट इसके। अब सपोज कीजिए मैंने B2 क्या किया भाई, A2 मैंने 4 लेट किया था। मैंने कहा A2 4 नहीं है, मैं सोचता हूं A2 6 कर लेता हूं, तो A2 मैंने 6 कर लिया। ठीक है, अब एक चीज देखो, 6 जो है वो 2 का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि B1 अगर तुम्हारा 3 है तो B2 तुम्हारा 9 नहीं होना चाहिए। B2 तुम्हारा 9 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? समझ लो बात को। अगर मैंने B2 9 लिखा, ठीक है, अगर मैंने B2 9 लिखा तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। A1/A2, जैसे A1 अभी 2 है, A2 6 है, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो भी 1/3 हो जाएगा। क्या मैंने कभी ऐसा बोला कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए A1/A2 और B1/B2 बराबर होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। तो आप फिर यहां पे करोगे कि भैया यहां पे 9 ना हो, बाकी कुछ हो तो हम 10 ले लेते हैं। C2 हमारा कुछ भी ले लो। क्लियर है? मैंने 2 आंसर दे दिए हैं आपको, बाकी आपका जो आ रहा हो आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है भी, बस ये ना हो कि सेम हो जाए। क्लियर है? पक्का? हाँ, एक बात से थोड़ा सा बचना, ऐसा ना हो कि तुम्हारा A2 0 हो जाए। ठीक है, A2 0 मत कर देना। क्यों नहीं करना? उसका पीछे कारण है। पहली चीज कि देखिए x ही नहीं रहेगा। जब A2 अगर आपका 0 हो गया तो क्या x रहेगा? नहीं रहेगा। x नहीं रहेगा तो क्या वो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, एक समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या ये हो गई, चलिए आपने दिमाग लगा लिया कहने के लिए, सर ये लो, ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया, सर ये लो हमारी इक्वेशन। तो भैया जब A1/A2 करोगे ना तो ये 1/0, ये क्या आएगा? ये इनफाइनाइट, ऐसे तो अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं लेना आपके दस, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। कुछ ऐसा लो जो समझ में भी आए सबको। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर मैंने A2 6 दे दिया, B2 10 दे दिया, C2 -9 दे दिया। अभी कुछ और से पहले कुछ और दिया था, 4 दिया था, और क्या दिया था, और कुछ था। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए आपको क्या आ रहा है। B2 4। ठीक है, तो A2 हमारा 6 हो गया। अभी इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन लिख लीजिए भाई, जनरल फॉर्म में बढ़ाना है तो ये लो 6x + 10y - 9 = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? पक्का? एनी डाउट? नहीं होना चाहिए, फिलहाल तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में कि सेकेंड पार्ट क्या बोला। सेकेंड पार्ट में अब क्या है हमारे पास? कोइंसिडेंट लाइन को लेके है, फिर पैरेलल लाइंस को लेके है। तो ठीक है, हम एक एक करके दोनों पार्ट्स पे करते हैं। ठीक है, चलिए
सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि लाइंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल्स होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, लाइंस कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। अब कहानी सेम है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया, तो सेम वही करना है, बस अब देखना है कि पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस की कंडीशंस क्या होती है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो भैया आपको A2 B2 कुछ इस टाइप के रखने हैं कि उनकी जो रेशियो है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और C2 ऐसा रखना है कि जो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के बराबर ना आए C1 अपॉन C2 करने पे। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो मैं अपना हिसाब से लेट कर सकता हूं कि मेरा A2 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। मैं A2 4 कर देता हूं। अगर मैं A1 अपॉन A2 चेक अगर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2/4, दैट मीन्स 1/2, ठीक है। क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो अगर मैंने A2 4 लिया तो फिर ये कंपलसरी हो गया कि अगर मुझे A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा है कि मुझे B2 फिर क्या ऐड करना पड़ेगा, 6, ठीक है। B2 हमारा 6, B2 अभी आप कुछ नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो कुछ और लेट कर ले, बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर आपने B2 7 लेट कर लिया तो जो कंडीशन आपको फुलफिल करनी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 वाली, वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपने A2 4 बोल दिया है तो B2 आपका फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप A2 4 ही बोलो, आप A2 6 बोल देते। अगर आप A2 6 बोल देते तो B2 आपका 9 हो जाता, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब रही बात C2 की, तो देखिए C2 का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि आप C2 जो है वो -16 मत लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा, उसके पीछे कारण है। अगर आपने C2 -16 लिया तो C1 तो -8 दिया हुआ है, ये लीजिए -16, तो ये कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/2। दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ये आप चाहते भी नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो फिर लाइंस पैरेलल ना होके क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। चलिए ठीक है, तो आपने सीधे सीधे तय कर लिया कि हमारा C2 क्या नहीं होगा, -16 नहीं होगा। तो ठीक है, C2 अगर -16 नहीं होगा तो C2 हम कुछ भी रख देते हैं, 9 रख दिया। तो हमारा C2 क्या आ गया, 9। तो हमने 9 रख दिया। तो देखिए अभी आप चेक कर लीजिए, A1 अपॉन A2 आपका 1/2 आ रहा है, B1 अपॉन B2 देख लीजिए क्या मिलेगा, 3/6, दैट मीन्स 1/2। अगर आप C1 अपॉन C2 देखेंगे तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 9, ठीक है। कहीं से भी बराबर नहीं दिख रहा है आपको ये दिख रहा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है एंड डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर हो गया कि आपकी जो लाइन होगी वो क्या होगी लाइन, जो ये लाइन होगी, लाइन नंबर 2 या मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूं, वो मेरी सीधे सीधे क्या होगी, 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। जब आप इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ये क्या दिखेगी, पैरेलल दिखेगी। क्या दिखेगी, पैरेलल दिखेगी। क्लियर है, पक्का, एनी डाउट नहीं। चलिए आप चलते हैं, जो थर्ड पार्ट है इसका वो है कोइंसिडेंट को लेके। वो क्या लेके, कोइंसिडेंट को लेके है। तो कोइंसिडेंट लेकर भी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। थर्ड पार्ट देखते हैं कि क्या है इसका। सो दिस इज योर थर्ड पार्ट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ, कोइंसिडेंट लाइंस दी हुई है। कोइंसिडेंट लाइंस की आपको वो कंडीशन पता है कि क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये आपको चाहिए, ये होना चाहिए। किसके लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। A1 B1 एंड C1 आपको गिवन है। इधर आप देख सकते हैं वो क्यों गिवन है, क्योंकि आपके पास एक लाइन ऑलरेडी पहले गिवन, आपको दूसरी वैल्यू लाइन बनानी है, इतना बोला गया है। तो ठीक है, पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं कि क्या है वो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C। ठीक है, अब हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी है, उसी हिसाब से हमारे A2 B2 C2 आ जाएंगे। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बस आपको कंडीशन का ध्यान जरूर रखना है। कंडीशन चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं आप, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं आंसर गलत हो गया। क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब देखिए
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 की बात है। तो मैंने A2 को क्या किया, 4 ले लिया। अगर मेरा A2 4 हो गया है, अब मुझे A1 अपॉन A2 को B1 अपॉन B2 के बराबर करना है, तो मेरा B2 क्या हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 6। ठीक है, फिर इस हिसाब से C2 में क्या ले लू, -16 ले लू। C2 में क्या ले लू, -16। अब देखिए मैंने ये क्यों लिए हैं, देखिए A1 अपॉन A2 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, जब आप B1 अपॉन B2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, फिर आप C1 अपॉन C2 करेंगे तो आप देखेंगे -8 अपॉन -16, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 क्या आ गए, बराबर आ गए। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी वैल्यू पे हो सकता है कि दूसरी कोई वैल्यू, लेकिन ये जो कंडीशन है ये फुलफिल कर दी। तो मैं पहले से बोल रहा हूं कि ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मेरा आंसर जो है वही हो। ठीक है, इस बात को पहले आप माइंड बिल्कुल रख लीजिए। ठीक है, तो अब मैंने अपने हिसाब से कंडीशन फुलफिल कर ली है, तो उस हिसाब से मेरा A2, B2 और C2 क्या है, बिल्कुल सही है। तो मेरी लाइन क्या होनी चाहिए, लाइन यानी जो आपकी इक्वेशन समझ लीजिए, लाइन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2, वो क्या होनी चाहिए मेरी, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। ये मेरी क्या होगी, सेकंड लाइन होगी, जो क्या होगी, इस वाली लाइन में क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्लियर? पक्का? एनी डाउट? मुझे नहीं लगता। अब क्वेश्चन नंबर 6 में शायद किसी को डाउट हो। देखिए आप वैल्यूज चेंज करके चेक कर लीजिएगा। आप कितनी बार पूछेंगे, मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको कंडीशन पे ध्यान देना है, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि आपको कंडीशंस पता है या नहीं पता है, बाकी और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो मैं शायद बोलूंगा नहीं, ये बहुत मुश्किल है कि पेपर में आ जाए। मेरे हिसाब से बिल्कुल आने के चांसेस नहीं है। उसके कारण है क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत टाइप के आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा ये है, तुम्हारा कुछ और हो सकता है। ठीक है, पड़ोसी हो तुम्हारे कुछ और हो सकता है। तो इतने आंसर्स तो कहां से चेक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी ना के बराबर कि हाँ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी अगर आपने ये क्वेश्चन अगर सीख लिया तो इसका जो यूज होता है वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये बहुत अच्छे से आपका बिल्डअप हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छा है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको समझ में आ चुका है वो करना क्या है। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये दो इक्वेशंस हैं, इनको ग्राफ बनाने हैं इनके। यहाँ पे ये हमारे पास ये दिया हुआ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, थोड़ा सा तो ये रहा। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं उस ट्राइंगल के जो किसकी हेल्प से बने हो, किससे बने हो, इन दो लाइन से और एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड सेड द ट्राइंगुलर रीजन, और उस ट्राइंगल रीजन को क्या करना है, सेड करना है। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल परेशान नहीं हुई। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मैंने ऐसे लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। तो मैं अभी दो कोऑर्डिनेट्स निकाल के मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल ज्यादा पे नहीं जाऊंगा, ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स से मेरा काम हो जाएगा। ब्लैक स्केच में जो मेरा था वो वाला चला गया। ठीक है, देखिए अब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी। अगर x की वैल्यू 0 रख दी तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू 0 रख दी तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहां पे वही काम किया कि मैंने x और y निकाल लिए, 2 पॉइंट्स। तो मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, x की वैल्यू 0 रख दी तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 6 मिल गई। इसी तरह मैंने y इज इक्वल टू अगर 0 रख दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 4 मिल गई। क्लियर है, पक्का? तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, सॉरी
हर एक इक्वेशन के दो पॉइंट्स आ गए। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा सा ना दिमाग अस्थिर हो जाता है कभी, प्लीज ऐसा मत सोचिए कि कर नहीं पा रहे। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट्स लोकेट करना है। तो पहला वाला पॉइंट क्या है, 0,1 है, तो 0,1 ये आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -1,0, तो ये आएगा। आपको इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके इधर एक्सटेंड कर देना है। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स देखिए, क्या लिखा हुआ 0,6, तो कहां होगा पॉइंट 0,6, एक्स एक्सिस पे कुछ चला ही नहीं, वाई एक्सिस पे चला है, तो कहीं यहां पे होगा। ये हमारा है ना 6 वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0,6। फिर क्या है 4,0, तो ये रहा 4,0, ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट। फिर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे इधर एक्सटेंड। ठीक है, तो देखिएगा ये कुछ कट कहां करेगा, थोड़ा सा मेजरमेंट अगर सही लेंगे ना तो बिल्कुल आ ही जाएगा। अब देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा जो होगा वो हमारा 2,3 होगा। क्या होगा हमारा 2,3 होगा। जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना तो बहुत मेजरली आएगा, मैंने तो इसे रफली किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो। तो जब आप देखेंगे कि ये जो मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 वाली जो लाइन है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,3 होंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स -1,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स 4,0। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये ट्राइंगल रीजन है। कौन सा, ये जो मैं सेट कर रहा हूं, तो आपने इसको ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 2 से 3 मार्क्स में आपको चांसेस हैं पूरे मिलने के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बेसिक वालों के लिए बहुत जरूरी है थोड़ा देखना, स्टैंडर्ड वाले भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं वो नहीं देखेंगे। तो प्लीज अच्छे से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। तो एक्सरसाइज 3.2 यहीं पे खत्म होती है। अब एक्सरसाइज 3.3 मुझे पढ़ानी है, तो उसको पढ़ाने से पहले मुझे कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड तैयार रहिए, अगली वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच।